नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिट फॉर एग्जाम में। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है सब लोग बताएं। जो फिट फॉर एग्जाम की जीमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जरा अपना जो जिस तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप हम लोगों के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको भी आप बता सकते हैं। और जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री में मैंने आपको 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, वो मैं लेके आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, आज इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आप बताइए कि आपकी जो स्टडी है वो 9th क्लास में जो नए बच्चे आए हैं, 8th क्लास से प्रमोट होके आए हैं, वो लोग कैसी फेस कर रहे हैं स्टडी 9th क्लास की, ये आप लोग बताइए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको भी हम लोगों के साथ साझा करिए। अगर हम लोगों से बन पड़ेगा तो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो आज जैसे मैं आपको क्वेश्चंस कुछ लेके आया हूँ, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा कि किस तरह से हम लोग एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। तो आज जो सबसे पहला जो हमारा आज लेक्चर नंबर 6 होगा आई थिंक, ठीक है। तो इसमें ये लाए हैं हम लोग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग लेकर आए हैं। बस वन बाई वन हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, उसका आंसर लिखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान के चलिए आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और पूछते हैं ना कि आप लोग टीचर से यही पूछते हैं कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछते कि मैटर की डेफिनेशन क्या है या कितने प्रकार के मैटर हैं। तो वो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कुछ घुमा के पूछे जाते हैं कि किस तरह से हम लोगों को इसका आंसर लिखना है, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, ठीक है। इसका आंसर लिखना पड़ेगा। हम लोग क्या है कि अगर परफ्यूम की स्मेल देखते हैं तो कुछ दूरी पर अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको उसकी सुगंध आ जाती है। आखिर ये इसके पीछे रीजन क्या है, इसके बारे में लिखेंगे। कुछ रीजन है उसको जस्टिफाई करेंगे कि वाटर एट रूम टेम्परेचर है वो लिक्विड होता है, और एक आयरन एल्मिरा है इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो इसको हम लोग देखेंगे, रीजन लिखना है इसमें, ठीक है। जस्टिफाई करना है कि आखिर ऐसा क्यों है। वाई इज ice at 273 Kelvin more effective in cooling more than water at the same temperature, ये हमको करना है। water produces more several burns boiling water और steam, ठीक है। what are the characteristics of particles of matter, जो लोग ऑफलाइन में हम लोगों से जो क्लास लेते हैं उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझको व्हाट्सएप करेंगे कि बेस्ट आंसर जो होगा उसको हम लोग कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देंगे। तो इसके बेस्ट आंसर आप लिख के लाइए और हमारे व्हाट्सएप पर करिए, तो हम लोग उसमें देखेंगे कि आपने किस तरह से उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा है और कितने से बढ़िया बढ़िया आप आंसर लिख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन मैं आपको बताना जा रहा हूँ, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। आंसर नंबर 1 क्या हो सकता है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो नेफ्थलीन बॉल है डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, क्या लिख सकते हैं इसमें बताइए। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन में से ही लिखेंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या लिखेंगे, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर with the time without leaving any solid, any solid। जब मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करा रहा था तो मैंने आपको नेफ्थलीन बॉल का जो एग्जांपल दिया था वो आपका किस में दिया था, उसमें सब्लिमेशन में मैंने आपको दिया था कि सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड से कोई डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए विदाउट इंटरमीडिएट स्टेज, मतलब
लिक्विड की कोई स्टेज ना आए और डायरेक्ट आपको सॉलिड से आपका किस में हो जाए, कन्वर्ट, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो वहां पर मैंने आपको नेफ्थलीन बॉल्स का एग्जांपल दिया था। कुछ और एग्जांपल की अगर हम बात करें नेफ्थलीन बॉल्स के अलावा, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कैम्फर का, जो आप कपूर पूजा पाठ में यूज करते हैं, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। लेकिन यहां नेफ्थलीन बॉल के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड because naphthalene balls sublime and directly changes, किसमें से किसमें चेंजेस होता है, डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर स्टेट, किसमें, इनटू वेपर स्टेट। यही तो मैंने आपको बताया था, वेपर स्टेट विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ये आप लिख सकते हैं इसका आंसर। ये शॉर्ट नोट लिखने को आपका आ सकता है, ये क्या 2 मार्क्स में, जो कि आप इजीली इसको लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। सेम हम आंसर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कह रहा है कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। कुछ दूरी पर अगर कोई भी बैठा है, आप बैठे हो और किसी ने आप अपने परफ्यूम लगाया या डिओड्रेंट लगाया, ठीक है, तो उसकी स्मेल आप तक पहुंच जाती है। तो इसका कुछ रीजन होगा, साइंटिफिक रीजन होगा। यस, बिल्कुल है। तो हम लोग इसका बेस्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। ये तो आप क्वेश्चन में से लिख देंगे, ठीक है। वी कैन गेट the smell of perfume sitting several meters away, कुछ दूरी पर बैठे हैं तो आपको स्मेल आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो परफ्यूम के जो पार्टिकल हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, और वो वोलेटाइल सॉल्वेंट उसमें होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं बिकॉज परफ्यूम कंटेन्स, क्या मैंने बताया आपको, वोलेटाइल सॉल्वेंट। आप अपने भी आंसर लिख के हमको भेज सकते हैं, उसमें हम देखेंगे आपने बेस्ट आंसर क्या दिया है, ठीक है। फिलहाल जो मैं आपको लिखा रहा हूं, आप इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। परफ्यूम कंटेन्स वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड डिफ्यूज फास्टर। इजिली क्या हो जाता है, बहुत फास्टर डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज का मतलब मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, डिफ्यूज फास्टर डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। एंड कैन रीच पीपल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ठीक, कुछ दूरी पर जो पीपल बैठे होते हैं उन तक वो उसकी खुशबू पहुंच जाती है। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आप इजीली आंसर ये दे सकते हैं। ठीक, आंसर नंबर 3 की अगर बात करें तो आंसर नंबर 3 में जो आपसे पूछा गया है कि कुछ रीजन देना, उसको जस्टिफाई करना है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, व्हाई। तो इसका पहला आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन से ही, वाटर एट रूम टेम्परेचर, वाटर एट रूम टेम्परेचर is a liquid because, क्या रीजन है भाई कि वाटर है रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है
वाटर का वो कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये समझ में आया। इजीली आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं। सेम अगर मैं बात करूं सेकंड रीजन जस्टिफाई करने को कहूं, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कोई भी आपके पास अलमारी है, ठीक है, आप आयरन अलमारी मतलब लोहे की अलमारी है आपके रूम में, तो रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड है, ऐसा क्यों? तो इसका भी आप इजीली आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एन आयरन अलमीरा is a solid at room temperature, ठीक, क्यों? बिकॉज सेम जैसे आपने ऊपर आंसर लिखा था सेम एज इट इज उसी तरह से है, कुछ चेंज है, ठीक है। क्या हो सकता है? बिकॉज बात आयरन की हो रही है और सॉलिड की हो रही है ना, तो आप लिख सकते हैं कि बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन बात आयरन की कर रहे हैं, ठीक है, इज हायर देन द रूम टेम्परेचर। ठीक, बात करें अगर हम आयरन की, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इस वजह से ये सॉलिड है आपका रूम टेम्परेचर पर। ठीक, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल से क्वेश्चन थे ये, 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, इजीली आप पूछे जा सकते हैं वहां पर, ठीक है। 4 थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन लिखने में, तो हम लोग पहले 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। आंसर नंबर 6 कर लेते हैं। आंसर नंबर 6, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है किसी पार्टिकल मैटर्स की? तो लिख सकते हैं देयर आर द few characteristics of particles of matters which is given below. First one is, क्या हो सकती है characteristics? क्या हो सकती है? Particles of matter have intermolecular space, जैसा कि मैंने आपको बताया, particles of matter have intermolecular space। ठीक, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। सॉलिड लिक्विड गैस में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज्ड पैक होते हैं, लिक्विड के थोड़ी दूरी पर होते हैं, और गैस के बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, मतलब उनमें स्पेस जो होता है बिटवीन द पार्टिकल्स वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। दूसरा क्या लिख सकते हैं? सेकेंड वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव intermolecular force of attraction, मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर कह सकते हैं हम कोहेजन। ठीक, इसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स, ये हो सकता है आपका। ठीक है, थर्ड अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, तो क्या हो सकती है? आप खुद ही लोग बताइए। थर्ड अगर हम करें तो क्या कर सकते हैं? तो लिख सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूअसली।
सेम पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूअसली। ठीक, ये आपका इस तरह से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डस्टर ले लेते हैं पहले। ये आपने आंसर लिख लिए। इस तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। चैप्टर अगर आपने डीपली पढ़ा है तो आप सारे आंसर लिख लेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कि आखिर किस तरह से हमको आंसर लिखने हैं। तो आंसर नंबर 4 पर देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका कह रहा है कि वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग मोर देन वाटर। ठीक, मोर देन वाटर क्या मतलब? मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सही लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं? आइस एट 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। हीट एनर्जी ही तो होती है, आपको बताया था ना मैंने, हीट एनर्जी। लिखिए, आइस एट कितने पर बोल रहा है? 273 केल्विन। 273 केल्विन पर मोर इफेक्टिव होता है अगर कूलिंग में, किससे? वाटर से। ठीक, 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। ये बताइए, जो हीट एनर्जी है ये कहां से एब्जॉर्ब करेगा? हीट एनर्जी की जो मैं बात कर रहा हूं, हीट एनर्जी, ये एक तरीके से लेटेंट हीट है। ठीक है, हीट एनर्जी और लेटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम, और लेटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम। ठीक, लेटेंट हीट आखिर होती क्या है? लेटेंट हीट जो आपकी होती है वो आपकी हिडन हीट होती है। ठीक है, लेटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम द फ्यूजन। फ्यूजन मैंने आपको बताया, फ्यूजन आखिर क्या होता है? जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन टू बिकम वाटर। वही तो मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर सॉलिड है, सॉलिड यहां पर क्या है? आइस है। 273 केल्विन, 273 केल्विन का मतलब समझ रहे हैं? will absorb heat energy or latent heat from the medium to overcome the fusion to become water। जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में, मतलब आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्यूजन। ठीक है, हैंस द कूलिंग इफेक्ट, क्या लिख सकते हैं? देखिए, आइस एट 273 मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, तो क्या लिख सकते हैं? आइस एट 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी और लेटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम द फ्यूजन टू बिकम वाटर। Hence, the cooling effect of ice is more than the water at same temperature because water does not absorb this extra heat from the medium। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, become water। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, hence the cooling effect, बात कूलिंग की हो रही ना, hence the कूलिंग इफेक्ट। देखिए, आपकी वीडियो अभी 1-2 दिन नहीं आ पाई थी, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, घर में थोड़ा सा काम है। ठीक है, पर्सनल कुछ है काम, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। और कुछ एक्चुअली जिम में मेरे चोट भी लग गई थी, इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा था, आपको वीडियो शूट कर पा रहा था। तो 1-2 दिन का गैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं
इन क्वेश्चंस को करा के ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश करना चाहूँगा, ठीक है। और कूलिंग इफेक्ट किसकी बात कर रहे हैं? कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस मोर देन द वाटर। कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस मोर देन द वाटर, ठीक है। ये है इसका रीजन, कूलिंग इफेक्ट मोर देन द वाटर। किस पर? एट सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर, ठीक। एट द सेम टेम्परेचर पर अगर देखते हैं, ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों भाई? बिकॉज वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब this extra heat from the medium, because water does not absorb this extra heat from the medium, ठीक। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा आंसर था, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। वाटर प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर होता क्या है। एक जब भी आप घर में चाय छानते हैं तो उससे निकलने वाला जो धुआं होता है, स्टीम होती है, उससे आप ज़्यादा जल जाते हैं, है ना। लेकिन चाय से आप इतना नहीं जलते हैं। तो वही उसी तरीके का क्वेश्चन है ये, वाटर प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो स्टीम से क्यों जलते हैं ज़्यादा? वहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट है आपका वो किस चीज़ का है? वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो आपका है लेटेंट हीट का, ठीक है। लेटेंट हीट का मैंने आपको मतलब बताया, वो होती है हिडन हीट। तो लिख सकते हैं स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है कि स्टीम जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, मतलब जो जलन जो होती है बहुत ज़्यादा होती है उस पर जब आप जलते हैं। विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न। बर्न का मतलब जलना, ठीक है। बर्न का मतलब जलना, ठीक है। बर्न एज एक्स्ट्रा हीट इज हिडन। तो यही जो हिडन हीट है, एक्स्ट्रा हीट इज हिडन, इसी को हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड द हिडन हीट, कॉल्ड लेटेंट हीट। यही जो होती है आपकी लेटेंट हीट होती है, ठीक है। वेयर एज द बॉइलिंग वाटर का भी तो कॉन्सेप्ट है। वेयर एज द बॉइलिंग वाटर डज नॉट हैव, वेयर हैज द बॉइलिंग water does not have this hidden heat। तो कह सकते हैं हम लोग कि भैया स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल प्रोड्यूस मोर सीवियर because the this steam having the extra heat is hidden, that is called the latent heat, whereas the boiling water does not have this extra hidden heat। इसके कारण क्या होता है कि भैया स्टीम से ज़्यादा जलता है और बॉइलिंग वाटर से हम कम जलते हैं। ये इसका रीजन है, इसको आप लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये आप करिए, ठीक है बच्चों। ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसके मैंने आपको आंसर लिखना बताए, और बहुत आप अपनी लैंग्वेज में भी इन आंसर्स को लिख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं लिख लिख के। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर होते हैं तो मैं उसको ज़रूर लेके आऊँगा। आपको कुछ टर्म्स डिफाइन करनी पड़ेंगी, जैसे रिजिडिटी क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है, हीट ऑफ डिपोजिशन क्या होता है। इन सारे
पॉइंट्स को हमको पता होना चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर मैटर होते हैं, मैटर कितने प्रकार के होते हैं, कि आखिर जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होता है कि कौन से स्टेट से कौन से दूसरा स्टेट में चेंज होना, उसको क्या प्रोसेस कहते हैं, कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है, कूलिंग क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, फ्यूज़न क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। रिजिडिटी आपने एक टर्म सुनी होगी, आखिर रिजिडिटी क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको लिखी होनी चाहिए। डेंसिटी क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसको भी मैं आपको लिखना बता दूंगा। और बाकी फिलहाल अभी मैं एंड करता हूँ। इन क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट कराया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही जो आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम आपको देंगे, वो आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। और जो ऑफलाइन जो हमारे हैं जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन में, तो वो भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और आप क्लास में दिखाएं कि आपने किस तरह से आपने उसको आंसर लिखा है। तो चलिए ठीक है, वीडियो का अब हम यहीं पर अंत करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ या फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। बस आप जमकर प्रैक्टिस करिए, जमकर प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम में सफल जरूर होंगे। अब हम वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट, बाय।